एक बुजुर्ग इंसान बोलते हैं, सुस्वागतम, आओ बच्चों आओ। और मुंह से धुआं निकल रहा है और वो बोलते हैं, तो तुम ही हो दरोगा जय सिंह राठौर, जरा करीब आओ बबुआ, तनिक देख तो लें। नेत्रहीन होने के कारण हम देखने का तरीका जरा अलग अपनाते हैं। तभी दुर्गा धक्का देकर उसको आगे भेजती है, जाओ, अरे जाओ ना। तभी हम देखते हैं कि वो बुजुर्ग व्यक्ति उसको बुलाता है और उसको करीब से पाकर देखता है, उसको हाथों को सहलाता है अपने उसके गालों पर। और तभी जय बोलता है, प्रणाम दरोगा, कब से इतना दुबला पतला होने लगे? सरकार बराबर पैसा ना ही देत का? शायद नहीं, उतना नहीं, मतलब तुम्हारा भीतर से डर का बू काहे आ रहा है बिटवा? जिस आतंकवादी हमला ने हमारे प्यारे बेटा और उसकी पूरी पलटन को खत्म कर दिया, उससे बचकर निकलने वाले जावाज अफसर का एक अंधा बूढ़ा से डरना विचित्र है। वो उसको पकड़ता है और आगे लेकर बाबा, चींटी जब हाथी के सूंड में घुस जाती है ना, तो हाथी का हवा टाइट कर ही देता है ना। दुर्गा कहती है, उसको शायद यह बात बहुत अच्छी लगी और उसके सभी लोग ठहाके मार के हंसने लगते हैं। ऐसे करता है और उसके बाद जान में जान लेने की कोशिश करता है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो, वो और लंबा चौड़ा तगड़ा, दिखने में एकदम ऐसा जैसे कि राक्षस मालूम। वो बोलता है, सिंह घराना में स्वागत बा दरोगा बाबू, तुम और तुम्हारी बेटिया इसको अपना हवेली मान कर रहो। तभी आसिफ कहता है, जो अब जय बन चुका है, अब हम इनको जय नाम से ही बुलाएं। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। तभी वो कहता है, तभी उस बाबा का एक शागिर्द आता है और बोलता है, आपका छड़ी बाबा। धन्यवाद हैप्पी। उसका हमला से बचने के बाद तुम अपना ड्यूटी और पोस्ट छोड़कर भाग काहे निकले? लोकल पुलिस और बीएसएफ को रिपोर्ट करके तुम उन हरामी आतंकवादियों को ठिकाने लगा सकते थे। तभी आसिफ उर्फ जय कहता है, मैं वहाँ इस इत्तेफाक से मौजूद था कि मैं किसी और केस में सिलसिले में गया था और मुझे भैरव सिंह के कैंप में ठहरना पड़ा। 1 घंटे बाद उन्होंने अचानक से हमला बोल दिया। उनके पास बंदूकें, बम, रॉकेट लॉन्चर सब था। भैरव सिंह की मामूली राइफल वाली टुकड़ी उनके सामने टिक नहीं पाई। उन्होंने लड़ा बहुत बहादुरी से, लेकिन भोर तक सारे शहीद हो गए। भैरव ने दुर्गा की सलामती मेरे हाथों में सौंपकर वहां से भागने को कहा। हम ऊँट लेकर पीछे के रास्ते से निकलकर कहीं सेफ जगह पर पहुंच गए। उसी दौरान आतंकियों ने किले को रॉकेट मारकर उड़ा दिया। जिहादी हमारे बारे में जान गए थे और उन्होंने कसम खाई कि वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने एक गाड़ी से हमारा पीछा भी किया, लेकिन रेत में उनके टायर फंस गए। तभी जय और बोलता है, जैसलमेर में पहुंचने के बाद मुझे मेरी बेटी की चिंता सताने लगी। गुड्डी की माँ उसके पैदा होने के बाद चल बसी। मैं उसे भी खोजने को रिस्क ले नहीं सकता। फिर दुर्गा ने मुझे सलाह दी कि मुझे अपनी बेटी के साथ यहाँ विराटगंज में आ जाना चाहिए, जहाँ मेरी बेटी सुरक्षित रह सके। तभी उनका एक शागिर्द बोलता है, घबराओ नहीं जय, यहाँ तुम हैवी सिक्योरिटी में हो। तभी हम देखते हैं कि वो बाबा कहते हैं, हमारे अपने ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। उन जिहादी सुअरों ने हमारा 2 बेटा को हमसे छीन। कसम महादेव का, समय आने पर हम उन्हें अपना रौद्र रूप अवश्य दिखाएंगे। तभी हम देखते हैं कि गुड्डी, जो छोटी सी बच्ची है, वो उस बाबा की मूंछों को पकड़ने की कोशिश करती है। पीछे से बैठा एक शागिर्द बोलता है, नहीं गुड्डी बेटा, बाबा के साथ नहीं। तभी हम देखते हैं कि जय यानी आसिफ बोलता है, मैं अपनी बच्ची को यहाँ छोड़कर उन जिहादी दरिंदों को दबोचकर उनको मारने के लिए जैसलमेर चला जाऊंगा। यहाँ वो सेफ रहेगी और मैं उन्हें जहन्नुम की सैर करवाऊंगा। तभी वो बोलता है, घबराओ नहीं राठौर बाबू, तुमने हमारी नातिन का जीवन बचाया है। तुम अब हमारी जिम्मेदारी। कुछ हफ्ता तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। हमारी बड़ी नातिन का ब्याह होने वाला है और शादी में तुम हमारा भी VIP गेस्ट होगा। विराटगंज के मसीहा का स्वागत सत्कार तो करो। तभी हम देखते हैं कि घर की जितनी भी बड़ी औरतें हैं वो सब लोग आते हैं और जय का स्वागत सत्कार करते हैं। इतने में हम देखते हैं कि इसी दौरान राजस्थान के रेगिस्तानों में कहीं पर एक ट्रक खड़ा हुआ है और सुनसान जगह पर, और कहते हैं, कब तक इंतजार करना पड़ेगा रे आप हमको?
पुलिस और आर्मी वाले गश्त मारते रहे हैं इधर। हाफिज भाई ने आने का बोला तो था, आएंगे पक्का, इतनी जल्दी कैसे? उठ गई थी वो सब बुल्लू। तभी उनमें से एक बोलता है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई वो सब अल्लू? हाँ, सही डोज दिया नहीं था क्या? उन सब सुइयों का असर 5 घंटों में खत्म हो जावे है, उससे ज्यादा ही समय हो गया होगा। आधे घंटे और इंतजार कर लेते हैं, वो नहीं आए तो इन्हें रेत में दफना कर निकल लेंगे। ठीक है। तभी हम देखते हैं कि दूर से कोई चलता हुआ आ रहा। वो देख बल्लू, कोई आ रहा है। और हम देखते हैं कि हाफिज भाई तो ना लगे हैं मरने, उनका ट्रक भी ना लगे है, तो अपना ट्रक बॉर्डर पर पार कर आएगा कि ना कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूर से कोई ऐसा व्यक्ति चलता हुआ आ रहा था जैसे कि वो भैरव सिंह। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बोलते हैं, अरे ये साला, ये तो पुलिस वाला लग रहा है, उससे भी बुरा BSF वाला है ये तो। अरे अब क्या करें, हथियार ना है इसके पास और इसकी हालत रौंदे हुए कुत्ते की जैसे लग रही है, तो ठोकते इस कुत्ते को। इस ठोकेगा के ना है, वो ठोकेगा, क्या समझे? हाँ। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों लोग बंदूक की गोलियों से उनको ठोक देते हैं, था 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 था। तभी वो बोलता है, हम लाश जरूर बन गया हूँ, लेकिन गोली मुर्दा को भी दर्द देती है। गलत समय पर गलत आदमी से भिड़ गया बेटा तू, अब तुम हमें खून दो, हम तुमको आजादी दूंगा, जिंदगी से आजादी। और हम देखते हैं कि वो भैरव सिंह था, जो BSF वाला वो अधिकारी भैरव सिंह, वो बन चुका था राक्षस, और ये उन दोनों को मारकर उनका खून पी जाता है। तभी हम देखते हैं उस कंटेनर में जो औरतें बंद थी, वो एक दूसरे से बात करती हुई कहती हैं, कोई मदद करो भगवान के लिए, बाहर गोलाबारी हो रही है क्या? हो रहा है। हाँ, हो क्या रहा है? तभी पीछे से हम देखते हैं कि भैरव सिंह वो गेट खोलता है और उसके बाद बोलता है, कुछ महसूस करता है, और उसके बाद उस कंटेनर में मौजूद सभी महिलाएं बोलती, हमें मत मारना, हमें कुछ मत करना, ये तो पुलिस वाला है, क्या आपने उन दरिंदों को मार दिया? उन्होंने हमें हमारे गांवों से अगवा कर लिया और हमें पाकिस्तान बेचने ले जा रहे हैं वो। तुम अब आजाद हो, सड़क पकड़कर आगे बढ़ती जाओ, कोनो ना कोनो ढाबा या गाड़ी मिल जाएगा, अब दफा हो जल्दी। क्यों? तुम तो दरोगा हो, तुम्हारा फर्ज है हमें सही सलामत हमारे घरों तक पहुंचाना। बाहर कितना खतरा है मालूम है? अच्छा, हमसे बड़ा खतरा है का? और उसके बाद भैरव सिंह अपनी आंखों से उन सबको डराता और वो सब लोग उतरकर भाग जाते। भैरव सिंह उस ट्रक में बैठता है और उस ट्रक को स्टार्ट करता है और चलता बनता है। ए तो ससुर गजब चीज बा, हमरा अंदर 10 पहलवानों का बाहुबल जैसा महसूस हो रहा। जानवरों के खून में ऊ दम कहाँ, असली ताकत तो आदमी के खून से मिल रहा है। और अब हम तेरे पास आ रहा हूँ कुतिया, तेरा खेला खत्म नहीं किए तो हमारा नाम दरोगा भैरव सिंह नहीं। जैसलमेर पहुँचते हुए दरोगा भैरव सिंह कुछ देर बाद विराटगंज नजर आता है और हम देखते हैं कि जय वहाँ पर खड़ा होकर दूरबीन से किसी को देख, पीछे से कोई एक हाथ आता है और जय के ऊपर, अकेले अकेले यहाँ क्या मजा मार रहा है भाई? हाँ, कौन है? दुम दबाकर भागने का रास्ता तलाश रहा हूँ, अगर पकड़े गए तो। और मेरे साथ बेहतरीन नज़ारे का लुत्फ और नज़ारे में 4 चांद लगाने वाला ये दीदार। ऐसा क्या? तभी दुर्गा कहती, हमारे पूर्वज डाकू थे और यह नहीं दूसरे गांवों में डाका डालने का सबसे बड़ा नजरिया था। तभी वो बोलता है, डाकू का खून तो है तुम में, तभी राजस्थान आकर मेरा दिल लूट ले गई तुम। क्या बात है, बड़ी आशिकी चढ़ रही है तुम में। आशिकी के अलावा भी बहुत कुछ चढ़ रहा है। मेरे परिवार का खौफ नहीं क्या? तुम्हारे हिसाब से तो यह सेफ जगह है ना, जहाँ कोई आता जाता नहीं। हाँ, तो इस सेफ जगह का फायदा क्यों नहीं उठाते? इतनी जल्दी भी क्या? अरे यार पीछे लेट जाओ। बचपन में मैं जब यहाँ बांधे देखने हम यहाँ आते थे तो ऐसा ही करते। घंटा नहीं 100 फीट की ऊंचाई पर है हम। चुप कर फट्टू। तभी हम देखते हैं कि दुर्गा और आसिफ एक दूसरे को प्यार करने। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुंह बंद कर वरना मैं खुद ही फेंक दूंगी तुम्हें नदी में, समझे? या अल्लाह, मैंने कहा मुंह बंद। तभी एक दूसरे को वो किस करते हैं। अभी भी डर है? डर काहे का? काहे का डर? अरे नीचे गिरने का नहीं, अरे मेरे बाबा का। ना पिशाचों का डर। अरे दिन में कहाँ ज़ॉम्बीज़ का डर? तुम हो ना उन्हें यहाँ से नीचे फेंकने के लिए, तो फिर डर तो मेरा होना चाहिए। तुम्हें जिंदा बचा लाऊंगी, समझ में आया? अरे यार
और वो दोनों खुलकर हंसते हैं। अरे साला ऐसा लग रहा है जैसे नीचे गिर रहा हो। और वो पुल पर पूरा मजा लेते हैं और गिर नहीं रहे, फुट ऊपर उड़ रहे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों इतना मजा लेते हैं कि वो अपनी जिंदगी जी रहे हो। मुझे भी एक फूंक दो ना। लड़कियों को ये सुट्टा नहीं मारना चाहिए। बाप बनने की कोशिश ना करो। हाँ? मेरे बारे में जानते ही क्या हो बबुआ, कॉलेज में मैं अपनी सहेलियों के साथ दबा के पीती थी। घर वालों के सामने दिक्कत है बस। अरे मेरा मतलब कभी किया नहीं तो ना करो। ओ खुदा, एक नाबालिग कन्या को सिगरेट पकड़ा रहा हूँ। अरे मैं नाबालिग नहीं हूँ, कुछ महीने पहले ही मैं 19 की हो गई। और अगर मैं नाबालिग होती तो तुम्हारे मेरे साथ रंगलियां मनाना भी तो कानूनी अपराध ही होता। ठरकी कहीं के। तुम्हारे कातिलाना फिगर से उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है हमेशा। विशुद्ध ठरकी हो तुम, विशुद्ध। अरे नहीं, कहीं तुम्हारे चाचाओं ने हमें यहाँ देख तो नहीं लिया? हो ही नहीं सकता, दूरबीन देना जरा। अरे नहीं, उन्होंने उसे दबोच लिया। खुद देख लो। किसे दबोच लिया? बताओ ना, सस्पेंस से जान निकाल लोगी क्या? अरे खुद ही देख लो यार, हमारे परिवार को नया दामाद मिल गया। अरे किसकी माँ का? तभी हम देखते हैं कि वो सब लोग एक आदमी को दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे। वो उस बेचारे का शिकार क्यों कर रहे हैं? अरे वो मेरी चचेरी बहन के लिए दूल्हे का शिकार कर रहे हैं वो सब। क्या? हाँ, वो शायद पास के कलेक्टर साहब हैं, श्याम बाबू। अरे हमारा खानदान बाहुबलियों का खानदान है, पैसों से नहीं बल्कि दबदबे से हमसे भिड़ने की कोई सोच भी नहीं सकता। और मेरे चाचाओं की गुंडागर्दी जिले में वर्ल्ड फेमस है। यह भौकाल और दबदबा इस घराने की लड़कियों के लिए अभिशाप है। लोगों के लिए सिंह परिवार से इतना कुछ होना, शादी करना नहीं चाहता या रिश्ता जोड़ना मतलब आजीवन गुलामी, क्योंकि सिंह परिवार अपने दामाद की पहुंच को अपना बना लेता है। इतना कुछ होने के बाद भी क्या अब यहाँ पर आसिफ का डर खत्म होगा? क्या दुर्गा सेफ रह पाएगी? कि क्या गुड्डी अब कभी अपने बारे में आगे और जान पाएगी? ये कहानी आगे ऐसी चलती रहेगी, सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अभी के लिए मैं विदा चाहूंगा, आने वाले समय में और भी ऐसे ही एपिसोड्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।